हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम विज्ञान का अनसॉल्व का सेट 3 हल करेंगे जिसका कोड है 824 EL। इसमें उपभाग 2 में जो पहला प्रश्न है यानी 8वां नंबर का प्रश्न, इसमें यह पूछा गया है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को जलाना यानी C+O2, कार्बन को जला दिया बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये उदाहरण है, दो अभिकारक आपस में जुड़कर कोई एक यौगिक या एक उत्पाद बनाते हैं तो आपस में किए संयोग, और जब संयोग हो दो का और एक यौगिक बने, इस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्रिया कहलाएगी संयोजन अपक्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्रिया है 9वां क्वेश्चन, जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक का सूत्र Zn+H2SO4। इसमें तनु कहा है। अब विलयन जान ले, विलयन दो प्रकार के, एक विलेय और विलायक को मिला दो तो विलयन बनता है, एक तनु विलयन एक शांत विलयन। अगर विलेय की मात्रा कम तो विलयन तन, विलेय की मात्रा ज्यादा यानी जो विलयन बना वो गाढ़ा तो शांत विलयन। यहाँ विलेय की मात्रा कम है यानी तनु मतलब डाइल्यूट। जिंक है वो धातुओं की सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है, तो ये SO4 को अपने पास लेकर बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये धातुओं की रासायनिक श्रेणी सक्रियता श्रेणी में जिंक से ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आप में ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां प्रश्न है, समान ताप पर तापक्रम तथा दाब पर द्रव में पाए जाने वाली अधातु है। अब इसमें देखेंगे 10वें में ऑप्शन दिया है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। आपकी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। जो ब्रोमीन है ये समान ताप पर क्या है? द्रव है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। 11वां प्रश्न है प्रोपेनॉन। प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, C डबल बॉन्ड O। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। कार्बन की वैलेंसी 4 यानी 3 जोड़ देंगे। ये तो समान सा हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और आपका ऑप्शन नंबर है C। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए कॉलम का सुमेलियन कॉलम 20 में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। यानी 2 कॉलम है A और B, इसको हमें मिलाना है तो इसको मिटा देते हैं। पहला दिया है एल्डिहाइड, कॉलम ए में A है एल्डिहाइड। हम जानते हैं एल्डिहाइड का सूत्र है CHO। देखो इसमें CHO वाला कौन है? CHO वाला हमारा है एल्काइन B, मतलब दूसरा ऑप्शन। इसमें दिया है CHO, यानी ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा। अगला दिया है एल्काइन। कार्बन कार्बन के मध्य यदि त्रिक बांध या ट्रिपल बांड उपस्थित है तो उसे कहेंगे एल्काइन। इसमें त्रिक बांध है ऑप्शन नंबर 4 में। यह है कार्बन ट्रिपल बांड कार्बन, CH दिया है, यह आपका ऑप्शन नंबर 4 है। C में दिया है कार्बोक्जिलिक अम्ल, कार्बोक्जिलिक अम्ल। कार्बोक्जिलिक अम्ल में जानते हैं हम क्या होता है? COOH या C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। यह दिया CH C डबल बॉन्ड OH। ये किसका समूह है? ये ट्रिपल बॉन्ड माने एल्काइन, C डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्जिलिक अम्ल। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। जो D आखिरी वाला है यह है हैलोएल्केन। जो एल्केन का समान सूत्र होता है यह CnH2n+2।
इसके एक यच को हटाकर यहाँ पर यक्स जोड़ दे, यानी हाइड्रोजन ग्रुप यक्स जोड़ दे। यक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन परमाणु है। कोई एक हाइड्रोजन एल्केन से लग जाए, एल्केन से एक हटाकर क्या लगा दें, हाइड्रोजन ग्रुप FCl Br और इसमें ब्रोमीन दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में आगे क्या दिया है, ब्रोमीन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक ब्रोमीन जोड़ दिया है। यानी ऑप्शन जो हमारा क्रम बन गया, ये बन गया 2, 4, 1, 3 12वें का, और ये क्रम आपका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है। अब देखते हैं कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक है 6, 2, 4, यानी इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाइकोष में, बाइकोष में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। और कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है वह कहलाता है उसकी संयोजकता। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 4, और ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है लघु उत्तरीय में 5वें का, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। समीकरण दिया है, हमें इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। पहला प्रश्न है इसमें 5वें का ए में, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये एक्वस है मतलब जलीय विलयन है, ये गैस है, गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, H2O यहाँ लिक्विड है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। दोनों अगर ये अभिकारक है जो अब क्रिया में भाग ले और जो बने वो उत्पाद, अगर दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो समीकरण संतुलित है। देखते हैं, पहले परमाणु को लिख दें। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए, एक कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 और 2 4, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2। दूसरी तरफ देखें, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। इसका दूसरा प्रश्न दिया है, CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। देखिए, इस समीकरण में पहले ही दिख रहा है कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या हमारी बराबर हो गई। यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 हाइड्रोजन देखिए बाएं पक्ष में और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन दाएं पक्ष में, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः जो समीकरण है क्या है, संतुलित है। ऐसे सेम सेम लिख भी सकते हैं इसमें भी। अगला बी है इसका, 5वें का बी में पहला प्रश्न, Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट, लिख लें। अब क्रिया Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। इस अब क्रिया में पूछा है अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। देखिए, ये सबसे पहले आयरन, ये तो आप जानते हैं, आयरन हो गया। ये कापर है और SO4 सल्फेट, तो ये कहला कापर सल्फेट या क्यूप्रस सल्फेट। SO4 पर डबल माइनस तो कापर पर 2 प्लस, तो ये कहलाएगा क्यूप्रस सल्फेट। सेम चीज देखिए, इस पर 2 माइनस तो फिर इस पर 2 प्लस, और Fe पर जब 2 प्लस हो तो इसे लिखते हैं फेरस और ये सल्फेट। अगर Fe पर 3 प्लस हो तो इसे लिखेंगे फेरिक, लेकिन यहाँ 2 प्लस है तो फेरस, SO4 के लिए सल्फेट, और ये आपका कापर है ही। बस सिर्फ नाम लिखना था। अगला प्रश्न है, उष्मीय अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल समीकरण। उष्मीय अपघटन यानी किसी चीज का
किसी यौगिक का उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक पदार्थों में या दो या दो से अधिक अणुओं में टूटना उष्मीय अपघटन कहलाएगा। जैसे अपघटन का अर्थ है टूटना, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए, उष्मीय अपघटन मतलब उष्मा के संपर्क में। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट लें, ये आपका दूसरा प्रश्न है 5वीं का बी का। जैसे हम ले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और ये टूटे लेकिन किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। उष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है, हीट का चिन्ह है, तो ये क्या कहलाएगा, उष्मीय अपघटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ये 6वें का ए प्रश्न है, इसका IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में पहला है 6वें के में CH कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड H। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। श्रृंखला वहां चुनेंगे जहां से कोई क्रियात्मक समूह हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो। देखिए यहाँ पर पहला 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप और 1 पर लगा है आइन, तो 1 लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा प्रोपाइन। दूसरा देखेंगे कार्बन पर यहाँ पर लगा दिए हैं हाइड्रोजन और 4 कार्बन की श्रृंखला है CHO। कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनेंगे और कार्बन की नंबरिंग वहां शुरू करेंगे जहां कोई क्रियात्मक समूह हो। यहाँ है CHO यानी एल्डिहाइड, 1 2 3 4, सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। देखिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसे लिखेंगे N और पहले पर लगा है जो अनुलग लिखेंगे वो CHO यानी एल्डिहाइड के लिए अल लिखते हैं, तो 1 अल, 1 लिखेंगे नहीं तो हो जाएगा ब्यूटेनल या ब्यूटेन 1 अल, ये भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ब्यूटेनल। अगला प्रश्न है 6वें का बी। निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। पहला नाइट्रोजन, दूसरा मैग्नीशियम। नाइट्रोजन का सिंबल है N। अब इसका परमाणु क्रमांक है जो एटॉमिक नंबर है यह है 7 और इसका जो भार है मास है बोले यह है 14, तो लिखते हैं नाइट्रोजन, ऐसे भी इसको लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसका मास है या परमाणु भार कहें द्रव्यमान कहें यह है 24, तो जगह मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक पहले लिखते हैं 12, ऊपर परमाणु भार 24। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले जान ले हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद जानेंगे संतृप्त और असंतृप्त क्या है। सबसे पहले जाने हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोजन और कार्बन से मेनली 3 प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं, पहला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो हम संतृप्त असंतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चारों संयुक्ताएं एकल बंध से हो या फिर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप जानते हैं पहले से अगर कार्बन कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहलाएगा, तो इसका सबसे पहले एग्जांपल हो जाए एल्केन। और एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। कोई परमाणु ले लेंगे, जैसे यहाँ कार्बन की संख्या 1 तो हो जाएगा CH4, 2 ले लेंगे तो हो जाएगा C2H6। देखिए 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो होगा C2H6 यानी क्या हो जाएगा मेथेन एथेन। इसमें कार्बन कार्बन एकल बंध से जुड़े हैं और ये कार्बन ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन भी है। संतृप्त कैसे, इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध से पूर्ण हो रही है, या कहें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध से जुड़ा है। ये कार्बन और ये कार्बन किस बंध से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड एकल बंध से, तो ये कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला है असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है संतृप्त, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में
कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्वि या एक त्रिक आबंध हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल आबंध। और क्या हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन तो पहले से उपस्थित होगा। अब द्विबंध या त्रिबंध आप जानते हैं कि जिनमें द्विबंध हो उसे बोलते हैं एल्कीन, और जिसमें त्रिबंध हो उसे बोलते हैं एल्काइन। तो एल्कीन, एल्काइन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसका समान सूत्र होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। इसमें वैल्यू रखेंगे, पहली वैल्यू रखेंगे तो आएगा CH2, कार्बन की चार संख्याएं पूर्ण नहीं हो रही है तो इसमें कार्बन में 2 मान रखेंगे तो जाएगा C2H4। कभी कभी पूछ लेता है कि एल्कीन सदस्य का पहला सदस्य कौन है, तो पहला सदस्य कार्बन की संख्या 1 नहीं, कार्बन की संख्या 2 रहेगी, क्योंकि जब यहाँ n का मान 1 रखते हैं तो ये आता है CH2 और CH2 में कार्बन की चार संख्याएं पूरी नहीं है। तो ये जो मेथिलीन बना है ये एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य नहीं है, क्योंकि कार्बन की चारों संख्याएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो यहाँ कार्बन के लिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यह जाएगा C2H4 यानी एथीन बन जाएगा। इसमें देखिए कार्बन डबल बॉन्ड H, कार्बन की चार संख्याएं पूर्ण है और ये कार्बन किस बंध से जुड़ा है, द्विबंध से। कार्बन किस बंध से जुड़ा है, द्विबंध से। तो ये क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ले लें, इसमें n का मान 1 रखेंगे तो यह जाएगा 1 और 2 में 2 गए 0 यानी कार्बन आ जाएगा। और कार्बन कोई अणु या कार्बन कोई यौगिक नहीं है, तो इसमें भी एक कार्बन का ये n का मान 1 रखने पर कोई सदस्य एल्काइन श्रेणी का प्राप्त नहीं होता। ये भी पूछता है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, तो n का मान यहाँ 2 रखेंगे, 2 और यहाँ पर 2 दूनी 4 में 2 गई 2, C2H2 कार्बन 2H परमाणु लग जाएंगे, बाकी बची 4 संख्याएं तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाएगा। इसमें कार्बन के मध्य त्रिक बंध है। और आप जानते हो कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य द्वि या त्रिक आबंध, कार्बन परमाणु के मध्य द्वि या त्रिक आबंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आपके प्रत्येक सेट में 2023 के मिलेगा, 2024 में आने की संभावना इसकी अधिकतम है। अगला प्रश्न है संक्षारण। पहले से जानते हैं कि जो धातु होती हैं वो नम वायु की उपस्थिति में उनका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो धातुओं का नम वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षरण धातु संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल चांदी पर देखिए, चांदी काली पड़ जाती है, लोहे पर जंग लग जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर हम देख रहे हैं कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। तो धातु संक्षारण का एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना, संक्षारण, लोहे पर जंग लगना। देखिए आयरन लोहा का है Fe, नम वायु यानी H2O किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में। अब जब Fe ऑक्सीजन के संपर्क में आने लगा तो बनाएगा Fe2O3। और जल है तो यहाँ बन जाएगा XH2O, NH2O कुछ ले लें, X मान ले लें। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, 3/2 से। यहाँ पर 2 Fe है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ये बन गया आपका 6 माइनस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 2 माइनस, यहाँ पर 3 प्लस। और जानते हैं कि Fe पर जब 3 प्लस हो तो उसे लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। और यही है आपका जंग का सूत्र। कभी कभी पूछ लेता है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग का सूत्र है Fe2O3 इंटू XH2O। मतलब जल के जितने मोल हो, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, N मोल, X मोल। Fe की ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसे लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। 2 होता है लिखते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये जंग का सूत्र हो गया। तो किसी भी धातु पर नम वायु की उपस्थिति में उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। इसी को बोलते हैं संक्षारण या धातु संक्षारण। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण क्रिया। ये 7वें का C है। कौन सी क्रिया, अवक्षेपण क्रिया। जब हम 2 द्रव को मिलाते हैं, ऐसे विलयन या ऐसे लवण जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था मतलब विलयन अवस्था में, तो 2 लवण को जब विलयन अवस्था में विलय करेंगे और एक हमारा ठोस विलय प्राप्त हो या ठोस लवण प्राप्त हो, ऐसे अपक्रिया को हम कहेंगे अवक्षेपण क्रिया। जो ठोस प्राप्त हो रहा है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इस क्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण क्रिया। जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं AgNO3 + KCl।
अब जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट है और KCl है, दोनों लवण हैं लेकिन ये जल की अवस्था में उपस्थित है, यानी ये एक्वस है, इनका जलीय विलयन ले रहे हैं। और ये Ag और ये Cl मिलकर बना रहा है AgCl। अब जो हमारा AgCl लवण बन रहा है ये ठोस के रूप में बन रहा है, और जब ठोस के रूप में बनेगा तो इसका प्रिसिपिटेट यानी PPT प्राप्त होगा, और प्रिसिपिटेट को हम बोलते हैं अवक्षेप यानी ठोस अवस्था में, और ये आपका बन जाएगा KNO3। आप देखिए किसको मिला है, दो जलीय विलयन, लवण के कैसे विलयन, जलीय विलयन जो द्रव अवस्थाएं पाए जाते हैं, इनको मिलाने पर अवक्षेप प्राप्त हुआ, यानी जो अगला लवण प्राप्त हुआ है वो ठोस अवस्था में है, यानी अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। और जब अवक्षेप प्राप्त होता है दो द्रव लवण को मिलाने पर, तो इस अपक्रिया को अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दो गुण तथा दो उपयोग लिखिए। देखिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। यह है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर इसमें H2O जोड़ दें तो ये बन जाएगा CaSO4 × 2H2O, यानी ये बना लेगा जिप्सम। तो पहली विधि ये हो जाएगी कि POP में प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है, जिप्सम बनता है। तो पहला गुण ये हो जाएगा, यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पर 1/2, तो यहाँ 3/2 से गुणा कर देंगे, 3/2 1/2 ये हो जाएगा 4/2, और 4/2 से यहाँ 2 प्राप्त होगा तो 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र हो गया। तो ये पहला गुण उसका हो गया। दूसरा गुण लिखेंगे हम POP का कि CaSO4 × ½ H2O। अगर इसको हम गर्म करें तो हमारा बन जाएगा CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट और प्लस H2O, यानी जल के अणु निकल जाएंगे। यहाँ ½ H2O है तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगा, और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु, और जल यहाँ से निकल जाएगा। इससे पूछा इसके 2 उपयोग लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो इसका उपयोग हो जाएगा, आप जानते हैं प्लास्टर बनता है चिकित्सा में, तो चिकित्सा में क्या बनाने में, प्लास्टर बनाने में, मूर्तियां और खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो 2 उपयोग आप लिख लेंगे जनरली, पहला क्या, प्लास्टर बनाने में, कहाँ, चिकित्सा में, दूसरा क्या, मूर्तियां और खिलौने बनाने में। अगला प्रश्न है आपका, क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में pH के 2 गुण लिखिए। देखिए सबसे क्षार अम्ल सबसे आसान क्वेश्चन है और बार बार आता है। अम्ल क्षार जानते हैं, एक तो स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, एक pH मान के अनुसार, लेकिन आप यहाँ पर कुछ अलग लिखिए। देखिए कोई अम्ल होता है तो उसका हम जलीय विलयन लेते हैं, तो जलीय विलयन या वह पदार्थ जिनको जल में घोलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। या बिना जलीय विलयन में घोलने पर ये OH- या H+ नहीं देते हैं। जब वह पदार्थ मतलब इनको जल में ही घोलोगे तभी H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन या OH- आयन जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिए हम अम्ल, एसिड, चलिए लिए HCl। अब जब तक इसे जल में नहीं घोलेंगे यानी ये जाएगा एक्वस, तो देखा H+ + Cl-, ये जल में घोलने पर दे रहा हाइड्रोजन आयन यानी ये अम्ल है। लेते हैं H2SO4 एक्वस, इसको जल में घोले तो बन जाएगा H+ + SO4 डबल-, सल्फेट पर 2- होता है, यहाँ 2H है, 2 से गुणा कर देंगे, 2 + 2 - बराबर है। ये भी जल में घोलने पर एक्वस, जब जल में घोले तो क्या तरह हाइड्रोजन आयन। तो जो पदार्थ जल में घोलने पर या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं उन्हें कहते हैं अम्ल। दूसरा देखिए इसे क्षार, वह पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या दें, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, जैसे देखिए सिंपल सा KOH। अब इसको घोले तो K+ और OH-, यानी ये जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो ये क्या है, क्षार है। MgOH का होल ट्वाइस। अब इसको जल में घोले तो Mg2+ + OH- कितने हैं, 2, तो 2OH-, ये क्या दे रहा है, 2 अणु, किसके, हाइड्रोक्साइड के, तो ये भी क्या है, क्षार है।
और भी परिभाषा लिख सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, ये स्वाद में कसैले होते हैं। पीएच मान को लिख सकते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम, इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा। नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, लाल को नीला कर दे। कई डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे मेन डिफिनेशन यही आप लिखेंगे पेपर में। अगर आपके पेपर में आता है फिर डिफिनेशन लिखेंगे आप।